जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे समास। समास को हम 10 से 15 मिनट में इतने अच्छे से तरीके से देखेंगे कि इसको बार बार रटना ना पड़े और एक भी पर्सन इसका गलत ना हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। समास। समास कहते किसे हैं, समास की परिभाषा क्या है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। समास की परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। जब भी आपसे समास को पदों के आधार पर पूछा जाए भी कितने भेद होते हैं, पदों के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, 4। और समास के सामान्य भेद कितने होते हैं, तो सामान्य 6 होते हैं। जब भी परीक्षा में प्रश्न आता है तो सामान्यतः पेपर में यही पूछा जाता है कि पदों के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, और वहीं आप लोग गलती कर देते हैं कि उसको 6 कर देते हैं। जर्नली वो 6 हैं, लेकिन पदों के आधार पर वो 4 प्रकार के होते हैं। तो पदों के आधार पर कैसे इसका वर्गीकरण किया है, आइए हम देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप ऐसे चार्ट के रूप में याद करो, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये। पहला है जिसका प्रथम पद प्रधान हो, जिसका प्रथम पद प्रधान हो, किसका होता है, अविभाव का। फिर देखो जिसका दूसरा पद प्रधान हो, उसमें 3 आते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। और जिसके दोनों पद प्रधान होता है वो आता है उसमें दवंद। और जिसके दोनों ही पद प्रधान ना होकर कोई अन्य अर्धेय होता है वो होता है बहुवीरी। पद का मतलब है कोई भी शब्द है, जैसे प्रतिदिन है, प्रतिदिन, तो ये इसका प्रथम पद हो गया, ये इसका द्वितीय पद हो गया। या इसको आप पूर्व पद भी बोल सकते हो और इसको आप उत्तर पद भी बोल सकते हो। पहला हो गया जिसका प्रथम पद प्रधान हो, दूसरा हो गया जिसका दूसरा पद प्रधान हो, तीसरा हो गया जिसका दोनों पद प्रधान हो, और चौथा हो गया जिसके दोनों ही पद प्रधान ना होकर कोई अन्य अर्धेय। प्रथम पद प्रधान किसका है, तो अविभाव का है। जब भी आपको पूछे कि समास में कौन से समास का प्रथम पद प्रधान है, तो अविभाव का। जिसका दूसरा पद प्रधान, उसके अंदर 3 आते हैं, तत्पुरुष का ही दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय का दूसरा पद प्रधान होता है, और द्विगु का भी दूसरा पद प्रधान होता है। जिसके दोनों ही पद प्रधान हो वो होता है दवंद। और जिसके दोनों ही पद प्रधान ना हो के कोई अन्य अर्धेय, तो वो होता है बहुवीरी। आप इतना याद करो, उसके बाद में बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो हम पहला लेते हैं अविभाव। अविभाव का मूल भाव होता है अपरिवर्तनशीलता, यानी अव्यय। अव्यय का मतलब क्या होता है, अव्यय का मतलब जिसका व्यय ना हो, जिसका खर्च ना हो। तो यानी अविभाव क्या हो गया, जिसका खर्च ना हो। इसके अव्ययभाव के लिए सिर्फ आपको 4 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी, अव्ययभाव का शब्द का रूप नहीं बदलता। अव्ययभाव का शब्द का रूप नहीं बदलता। किसके आधार पर, लिंग, वचन, कारक, इनके आधार पर क्या होता है कि इनका रूप नहीं बदलता है। जैसे प्रतिदिन है, इसी को एग्जाम्पल को आप ले लो, प्रतिदिन है। प्रतिदिन में लिंग के आधार पर आप कैसे कर सकते हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग इसका नहीं बना सकते। वचन के आधार पर एक वचन बहुवचन नहीं बना सकते। अगर आपको इसको प्रतिदिनों करेगा तो वो गलत हो जाएगा। दूसरा इसका रूल है, सामान्यतः पहले उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। आपको पता होगा, नहीं होगा तो आगे क्लास में हम बताएंगे। अव्ययभाव में क्या होता है कि पहले उपसर्ग लगा होता है, जैसे प्रति हो गया, अन्नु हो गया, जो आपने सुना, तो वो। और ये लगने के बाद में क्या हो जाता है, अगर उनका रूप बदल जाता है तो वो अविभाव नहीं होगा। रूप नहीं बदलता है तो अविभाव है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिनों कभी नहीं बनता है, प्रतिदिन ही बनता है। तीसरा इसका है कि पद की आवृत्ति, एक ही शब्द बार बार रिपीट करे। जैसे रात रात, रातों रात को क्या लिखते हैं हम, रात रात, दिन दिन, ये शब्द क्या है, इनकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो फिर ये किस में आता है, अविभाव। और चौथा इसका रूल है, पहला पद का अव्यय होना, यानी पहला पद है वो अव्यय पद होगा। अगर वो अव्यय पद है तो वो अव्ययभाव है। जैसे यथा संभव, यथा को आप तोड़ नहीं सकते, इसका रूप नहीं बदल सकते। क्यों, क्योंकि अव्यय है, ये खर्च नहीं होता है। तो यथा क्या है, यथा अव्यय है, यथा संभव। तो हमने अव्ययभाव का क्या देखा, अव्ययभाव में आपको सिर्फ 4 बातें याद रखनी। कौन कौन सी, पहली, इसके शब्द का रूप नहीं बदलता। किसके आधार पर, लिंग वचन के आधार पर इसका रूप नहीं बदलता। जिस शब्द को आपको देखोगे जिसका रूप नहीं बदल पा रहा है, इसका मतलब वो अविभाव शब्द है। दूसरा क्या है, ये पहले उपसर्ग लगा मिलेगा आपको, जैसे प्रति हो गया, अन्नु हो गया, ये क्या होते हैं, उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगते हैं। तो वो अगर लगा मिले तो क्या होगा, अविभाव। तीसरा आपका हो गया कि सब पद की आवृत्ति बार बार, एक ही पद की 2 बार आवृत्ति, 3 बार आवृत्ति होती थी, इसका मतलब ये क्या है, अविभाव है। चौथा बात क्या है इसकी, कि पहला पद का अव्यय होना। जैसे यथा संभव, यथा क्या है, अव्यय है, इसका खर्च नहीं हो सकता, इसको ना छोटा बड़ा नहीं कर सकते। तो ये हो गया 4 बातें सिर्फ अव्ययभाव की याद रखनी है। एक बार फिर बता दें, समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है।
पदों के आधार पर समास 4 प्रकार का होता है, सामान्यतः 6 प्रकार का होता है। पदों के आधार पर समास 4 कौन कौन से? पहला जिसका प्रथम पद प्रधान, दूसरा जिसका दूसरा पद प्रधान, तीसरा जिसके दोनों पद प्रधान, चौथा जिसके दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य अर्थ दे। अब देखते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा कौन सा? जिसका दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद प्रधान कितनों का? 3 का है। किस किस का? तत्पुरुष का, कर्मधारय का और द्विगु का। तो हम पहले देखते हैं तत्पुरुष को। तत्पुरुष समास क्या है? इसका दूसरा, इसमें 2 बातें याद रखना। इसका दूसरा पद प्रधान होता है, पहली बात तो। दूसरी बात कि तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? जो कारक के जो 8 प्रकार होते हैं उनमें पहला कर्ता होता है, लास्ट होता है वो संबोधन होता है। इन दोनों को छोड़ के जो 6 प्रकार के कारक होते हैं वही तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। देखो 6 कौन कौन से? कर्म, कर्म को, कर्म का क्या चिन्ह, विभक्ति चिन्ह है? को। अब यहां पर देखो आप, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला, को लोप हो गया ना ये। तो इस दूसरा आप देख लो, शरणागत, शरण को आगत, को यहां पर लोप हो जाएगा। दूसरा हो गया। आप दूसरा देखो, करण, करण का विभक्ति चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसका लोप हो गया। उसके बाद में आएगा सप्रदान। सप्रदान के लिए क्या था? के लिए। सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह, सत्या के लिए आग्रह। उसके बाद में अपादान। अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या है? से ये अलग होने के संदर्भ में है, इस बात को आप याद रखना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरना, तो वो क्या हो गया? वो एक अलग होने के भाव, पेड़ से पत्ता अलग हो गया ना, तो अलग के भाव से है ये। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी कर्जा था वो उतार दिया तो क्या हो गया? ऋण से मुक्त। अब आता है संबंध, का के की। का के की लिए, इसके लिए एग्जाम्पल कौन सा देखोगे? मंत्री परिषद, मंत्री की परिषद, आ गया ना की, मंत्री की परिषद। तो यहाँ पर की का लोप हो गया और ये क्या बन गया? संबंध तत्पुरुष समास। उसके बाद में आता है अधिकरण। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या है? में पर। इनके आप देखो, कविराज, कवियों में राजा, कविराज निम्न में से कौन सा तत्पुरुष है? तो अधिकरण। क्यों? क्योंकि कवियों में राजा, कवियों में राजा, तो में क्या हो गया? लोप हो गया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार बोलते हैं ना, घोड़े पर, क्या घोड़े पर सवार है उसको ही घुड़सवार बोलते हैं, तो घुड़सवार का क्या हो गया? मैं पर हट गया, इसका घुड़सवार में पर हट गया। आपको बस सिर्फ ये याद रखना है कि तत्पुरुष में जो 6 प्रकार होते हैं वो कारकों का जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है, वही होता है तत्पुरुष समास, जिसके 6 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कर्मधारय। कर्मधारय समास में सिर्फ 3 बातें आपको याद रखनी है। कितनी? सिर्फ 3 बातें। आपको ये तो पता ही कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय में क्या आपको याद रखना है? इसका दूसरा पद प्रधान है। इससे हमें गुण का पता चलता है, जिस शब्द से हमें गुण का पता चलेगा यानी कर्मधारय है, और उसमें हमेशा कैसा का उत्तर मिलेगा। जैसे आप देखो, नील कमल, कमल कैसा? नीला, यानी नीला क्या है? रंग है। जैसे एक शब्द हो गया चंद्रमुख, मुख कैसा? चंद्रमा के समान। आप यहां पे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखो, चंद्र क्या है? उपमान, और मुख क्या है? उपमेय। उपमान और उपमेय का जब पढ़ाएंगे तब बात करें। फिर एक छोटा सा आपको बता दूं, उपमान क्या होता है? उपमान हमेशा प्रकृति का भाग होता है। चंद्र, सूरज, मतलब जो प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीज होगी, प्राकृतिक चीज, वो उपमान होता है, और जो शरीर का कोई अंग होता है वो उपमेय होता है। मुख है, हाथ है, सर, कुछ भी मान लो। तो चंद्रमुख क्या हो गया? मुख कैसा? चंद्रमा के समान। ये क्या हो गया? कर्मधारय। और उपमान होता है वो हमेशा प्रकृति का भाग होता है, और उपमेय होता है वो शरीर का कोई अंग होता है जिससे हम तुलना करके उसकी बड़ाई या बुराई करते हैं। द्विगु में क्या है? इसमें हमेशा संख्या आपको नजर आएगी, डिजिट नजर आएगा, 4, 5, 6, 2 गुना, 5 गुना, 8 गुना, उस हिसाब से इसमें हमेशा संख्या दिखाई देगी, और वो संख्या संख्या के लिए ही प्रयोग होती है। अगर अन्य कोई अर्थ दे तो वह बहुवीरी हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लो, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है चतुर्भुज। चतुर्भुज ऐसा होता है ना, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाओं वाली आकृति, यानी आकार में कैसा? जिसकी 4 भुजाएं। क्या हो गया ये हो गया द्विगु। ठीक, 4 भुजाओं वाला कौन होता है? विष्णु। 4 भुजाएं किसकी होती है? विष्णु के। तो ये क्या हो गया? बहुवीरी। क्यों? क्योंकि 4 भुजाओं का तो उसने चर्चा किया है, लेकिन ये अर्थ किसी और चीज का दे रहा है। किसका दे रहा है? विष्णु जी का, यानी विष्णु का। तो क्या हो गए? बहुवीरी हो गया। बस इस एग्जाम्पल से आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि भाई जो अगर हमें संख्या मिलेगी ऑप्शन में, या जहां भी हमें संख्या मिलेगी,
तो वो 2 है, सबसे पहला चांस है कि वो द्विगु हो सकता है। लेकिन वो संख्या ना होके कोई और चीज का अर्थ देगी तो वो क्या बन जाएगा, वो बहुवीरी बन जाएगा। द्वंद्व समास में क्या है, इसमें दोनों पद प्रधान है, बस आपको ये याद रखना, दोनों पद प्रधान है, यानी दोनों पदों की वैल्यू है वो समान है। और दोनों पदों के मध्य ये लाइन बहुत अच्छे से आप याद रखिए, और या अथवा या संयोजक चिन्ह, ये आपको कहीं भी नजर आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता, माता और पिता के बीच में संयोजक चिन्ह आ गया, देश विदेश के बीच में आ गया, जीवन मरण, जीवन या मरण, क्या हो गया, द्वंद्व समास। दोनों की वैल्यू जहां भी आपको बराबर दिखाई दे उसका मतलब यह है कि द्वंद्व समास है। इसमें 4-5 ये चीजें हैं, आप ये अच्छे से देख लो, और या अथवा या संयोजक चिन्ह आपको जहां भी दिखाई दे इसका मतलब द्वंद्व समास है। और अगला है बहुवीरी। बहुवीरी में क्या है, दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई अन्य अर्थ दे। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, कौन, गणेश जी, किसके बारे में बात हो रही है, गणेश जी के। दशानन, 10 है आनंद जिसके, कौन, रावण। अब देखो यहां पर 10 लिखा गया ना, 10 क्या है, संख्या। अगर ये 10 सिर सीधा बोलते या 10 सिर के संदर्भ में यूज होता या 10 के लिए यूज होता तो ये होता हमारा द्विगु। लेकिन जब ये 10 किसी और अर्थ दे रहा है तो क्या हो गया, रावण। पचानन, 5 है जिसके आनंद, शिव, तो क्या हो गया, बहुवीरी। अनुचर, पीछे पीछे चलना है, पीछे पीछे चलने वाला, कौन, सेवक। यानी कोई चीज का कोई दूसरे अर्थ दे रहा है, आपको कोई शब्द दिखाई दे, वो शब्द ना होके कोई और अर्थ दे है, वो होता है बहुवीरी। तत्पुरुष जो है, तत्पुरुष और बहुवीरी सबसे ज्यादा एग्जाम में इन्हीं के आते हैं। समास को एक बार रिवीजन करा देता हूं। समास किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, यानी विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। समास कितने प्रकार का होता है, समास सामान्यतः 6 प्रकार का होता है, पदों के आधार पर 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से पद, जिसका प्रथम पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद प्रधान हो, जिसके दोनों ही पद प्रधान ना होके कोई अन्य अर्थ दे, जिसका प्रथम पद प्रधान हो अविभाव, जिसके दोनों ही दूसरा पद प्रधान हो, उसमें 3 आते हैं। कौन कौन से, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, जिसके दोनों पद प्रधान द्वंद्व, और जिसका दोनों ही पद प्रधान है कोई अन्य अर्थ दे, कौन, बहुवीरी। तो ये था हमारा समास। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज, आपको एज इट इज ये लिखा हुआ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और ये सब कुछ आपको वही मिल जाएगा। तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 बार आप वीडियो देख लो, 1 बार आप उसको पढ़ लो, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।